रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एंजाइम्स का है। और सबसे पहले लेक्चर के अंदर हम एंजाइम के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को और इसकी कंपोजिशन को स्टडी करेंगे। और उसके साथ साथ हम फोकस करेंगे को फैक्टर्स के ऊपर के को फैक्टर्स क्या हैं और इनका एंजाइम के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम एंजाइम के इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। दिस वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज एन और एन का मीनिंग होगा इनसाइड एंड द अदर इज जाइम। जाइम का वर्ड हम यूज करते हैं यीस्ट के लिए। अब ये नाम इसको इसलिए दिया जाता है बिकॉज इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन यीस्ट, और यीस्ट के अंदर जो सबसे पहला एंजाइम डिस्कवर हुआ था दैट वाज डायास्टेज। तो ये इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो एंजाइम्स हैं दीज आर प्रोटीन इन नेचर एंड दीज एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको पता है कि ये क्या काम करता है, इट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस। यानी ये खुद केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं होगा लेकिन ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। तो हमारी बॉडीज के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कैटलिस्ट का काम इन्वॉल्व होता है दैट इज प्लेड बाय द एंजाइम्स। लेकिन आपने याद रखना है कि कुछ आरएनएस भी कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो इफ एनी आरएनए एक्ट्स एज कैटलिस्ट तो उसको हम कहते हैं राइबोजाइम। तो राइबोजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम भी कैटलिस्ट, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि राइबोजाइम्स हम कहते हैं उन कैटलिस्ट को दैट आर आरएनए इन नेचर, और एंजाइम्स हम उन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को कहते हैं दैट आर प्रोटीन इन नेचर। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, दीज आर बायोलॉजिकली एक्टिवेटेड प्रोटीन्स। यानी ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो एक्टिव रोल प्ले करती हैं। एंजाइम्स की कंपोजिशन की तरफ अगर हम चलें तो हम इनके दो बेसिक पार्ट्स को पढ़ेंगे, और इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे सामने होगा वो इसका प्रोटीन पार्ट होगा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि एंजाइम्स क्या हैं, दीज आर प्रोटीन इन नेचर। कौन सी प्रोटीन होंगे? दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, दे हैव ग्लोबुलर शेप। आपने प्रोटीन्स की दो फॉर्म्स पढ़ी हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो ऑल द एंजाइम्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर आपको पता है कि टर्शरी कन्फर्मेशन मौजूद होती है। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि दीज एंजाइम्स हैव टर्शरी कन्फर्मेशन, और इसका मतलब ये होगा कि यहां पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होंगी ये कॉइल करेंगी, बेंडिंग और फोल्डिंग होगी, ग्लोबुलर शेप डेवलप करेंगी या टर्शरी कन्फर्मेशन को डेवलप करेंगी। इन एंजाइम्स के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि these proteins or polypeptide chains are made of amino acids। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि every enzyme is made of hundreds of the amino acids। अब यहां पर इन अमीनो एसिड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। आपने ये याद रखना है कि इनमें से जो मेजॉरिटी अमीनो एसिड्स हैं ये ग्लोबुलर शेप को मेंटेन करते हैं। यानी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स इन एन एंजाइम, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि दे मेंटेन ग्लोबुलर शेप ऑफ द एंजाइम। ज्यादातर का रोल इस शेप को मेंटेन करने के अंदर होता है। एंड फ्यू अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व्ड इन कैटालिसिस। यानी इस कैटालिटिक रिएक्शन के अंदर जो अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट करेंगे वो नंबर में कम होंगे, फ्यू अमीनो एसिड्स होंगे। और ये फ्यू अमीनो एसिड्स जो कैटालिटिक रीजन डेवलप करते हैं एंजाइम के अंदर उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। तो आपने ये याद रखना है कि फ्यू अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व्ड इन कैटालिसिस, और ये फ्यू अमीनो एसिड जो रीजन डेवलप करेंगे एंजाइम के अंदर इस कैटालिसिस के लिए उसको हम क्या नाम देंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज एक्टिव साइट। अब आपने याद रखना है सबसे पहले कि एक्टिव साइट हम किसको कहते हैं? इट इज
चार्ज बियरिंग कैविटी ऑफ द एंजाइम। ये एंजाइम की कैविटी होगी जिस पर चार्ज मौजूद होगा, और ये चार्ज किस वजह से होगा? अमीनो एसिड के आर ग्रुप्स की वजह से। अब आपने एक चीज यहां पर और याद रखनी है, जिसकी हम मजीद डिटेल्स भी आगे पढ़ेंगे। आपने ये याद रखना है, आपने पढ़ा हुआ है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। ऑल द एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम इज ड्यू टू, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ड्यू टू इट्स एक्टिव साइट। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एक्टिव साइट इज ड्यू टू, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ड्यू टू आर ग्रुप्स जो यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपने सबसे पहले याद रखना है एक्टिव साइट के बारे में कि इट इज अ चार्ज बियरिंग कैविटी। चार्ज यहां पर किस वजह से होगा? अमीनो एसिड्स के आर ग्रुप्स की वजह से। और ये एक्टिव साइट सबस्ट्रेट्स के लिए स्पेसिफिक होगी, यानी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पर बाइंड कर सकेगा। इस एक्टिव साइट को हम फर्दर दो रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो दो रीजन्स कौन से होंगे? नंबर 1 इज द बाइंडिंग साइट एंड अदर इज द कैटालिटिक साइट। अब जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, बाइंडिंग साइट का क्या काम होगा? बाइंड करना। किसको? सबस्ट्रेट को। और सबसे पहले बाइंड करने से भी पहले उसने सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करना है। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि इस बाइंडिंग साइट के दो बेसिक फंक्शंस होंगे। वो दो बेसिक फंक्शंस कौन से होंगे? सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करना और उसके बाद सबस्ट्रेट को बाइंड करना। अब जब ये सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा, फिर ये कैटालिटिक साइट एक्टिवेट होगी, और इस कैटालिटिक साइट ने क्या करना होगा? फिर इसको कन्वर्ट कर देना होगा प्रोडक्ट के अंदर। यानी जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट वहां से सेपरेट हो जाएगी। तो ये दो बेसिक साइट्स आपने याद रखनी है, विच आर द पार्ट ऑफ एक्टिव साइट। अब इनका अगर हम रिलेशन भी देख लें, तो रिलेशन के अंदर भी आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपके सामने क्या होगा? एंजाइम और सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्ट करेंगे, यानी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछें कि इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के अंदर किसका रोल होता है, तो उसका आंसर होगा बाइंडिंग साइट का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है? नेक्स्ट स्टेप में ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, और अल्टीमेटली ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा एंजाइम और प्रोडक्ट में, यानी एंजाइम वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा और प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछें कि इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की ब्रेकडाउन के अंदर किसका रोल होता है, या एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के अंदर किसका रोल होता है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट। यानी ऐसी कैटालिटिक साइट जो एक्टिवेट हो गई है, ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी और एंजाइम वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हमने अब तक पढ़ा है प्रोटीन पार्ट के बारे में कि एंजाइम का प्रोटीन पार्ट क्या है, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स की क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एक्टिव साइट, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट को हमने पढ़ा है। अब हम चलते हैं कि कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं विच रिक्वायर अ नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, और इस नॉन प्रोटीन पार्ट को दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। तो आपने ये याद रखना है सबसे पहले कि कोफैक्टर क्या है? इट इज नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। इसका मतलब ये है कि इस एंजाइम के साथ अगर कोफैक्टर अटैच्ड नहीं होगा तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। और कब प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करेगा? जब उसके साथ कोफैक्टर अटैच हो जाएगा। तो कोफैक्टर क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं एंजाइम से रिलेटेड, उसमें आपने तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस को, रोल्स को याद रखना है। नंबर 1, इट एक्ट्स एज
ब्रिज बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। कुछ केसेस में सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पाता और उसकी प्रॉपर बाइंडिंग के अंदर हेल्प करता है ये कोफैक्टर। नंबर 2, इन सम केसेस इट एक्ट्स एज सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, कि एंजाइम को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसके बाद एंजाइम एक्टिवेट होकर उस रिएक्शन को एकम्प्लिश करवाता है। थर्ड फंक्शन, इन सम केसेस कोफैक्टर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालिसिस। अब ये फंक्शन कुछ कोएंजाइम्स का होता है कि कुछ कोएंजाइम्स एंजाइम्स के बगैर भी कैटालिसिस करवा देते हैं। तो ये आपने 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस याद रखने हैं कोफैक्टर्स के, और इसी तरह आपने याद रखना है कि कोफैक्टर को हम 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। उनमें सबसे पहली टाइप जो आपने याद रखनी है वो है एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर हम उस कोफैक्टर को कहते हैं दैट इज इनऑर्गेनिक इन नेचर एंड लूजली अटैच्ड विद द एंजाइम। इसमें डिफरेंट मेटेलिक और नॉन मेटेलिक आयंस आ जाएंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये एक्टिवेटर्स में आएंगे। दूसरी इसके अंदर टाइप है कोएंजाइम्स की। कोएंजाइम्स आर कॉमनली डेराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स, और इनको हम कोएंजाइम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भी एंजाइम्स की तरह रीयूज होते रहते हैं, और ये ऑर्गेनिक होंगे और ये भी एंजाइम के साथ लूजली अटैच होंगे। इनकी एग्जांपल्स के अंदर हम अभी आगे पढ़ेंगे NAD, FAD, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कोएंजाइम्स। तीसरी टाइप कोफैक्टर की जो हमारे पास मौजूद है वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज आल्सो कॉमनली ऑर्गेनिक इन नेचर एंड इट इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद द एंजाइम, यानी ये एंजाइम का परमानेंट पार्ट होगा, इसको एंजाइम से डिटैच नहीं किया जा सकता। इसकी भी जो आप एक एग्जांपल पढ़ेंगे वो है साइटोक्रोम, दैट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो ये 3 आपके सामने कोफैक्टर्स के ग्रुप्स हैं। इनकी कुछ मजीद डिटेल्स को भी हम देख लेते हैं। कोफैक्टर को हमने पढ़ लिया है कि ये नॉन प्रोटीन पार्ट है जो एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा, और इनकी अगर फर्दर टाइप्स की तरफ हम चलें तो हमने 3 इसमें टाइप्स पढ़ी हैं, एक्टिवेटर, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। सबसे पहली चीज जो आपने यहां पर याद रखनी है वो इनकी नेचर है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक नेचर का होगा, कौन सा इनऑर्गेनिक नेचर का होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक्टिवेटर इज इनऑर्गेनिक, जबकि कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप ये कॉमनली ऑर्गेनिक नेचर के हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आपने याद रखना है इनकी अटैचमेंट्स को कि ये लूजली अटैच्ड होंगे या स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे। तो जो एक्टिवेटर है इट इज लूजली अटैच्ड विद द एंजाइम। अब लूजली अटैच्ड का मतलब क्या है कि ये एंजाइम से डिटैच हो सकता है। जब एंजाइम ने फंक्शन परफॉर्म करना होगा ये अटैच हो जाएगा, जब नहीं करना होगा तो ये डिटैच हो जाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं डिटैचेबल कोफैक्टर। कोएंजाइम इज आल्सो लूजली अटैच्ड विद द एंजाइम, और इसलिए इसको भी हम कहेंगे डिटैचेबल कोफैक्टर। जबकि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है इट स्ट्रांगली बाइंड्स विद द एंजाइम, ये एंजाइम का परमानेंट पार्ट है जो डिटैच नहीं होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन डिटैचेबल कोफैक्टर। अब यहां पर आपने याद रखना है कि ये लूज अटैचमेंट या स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट अल्टीमेटली किसी ना किसी बॉन्डिंग की वजह से होगी। तो लूज अटैचमेंट का मतलब है कि वीक लिंकेज होगा, और वो वीक लिंकेज कॉमनली हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जबकि स्ट्रॉन्ग लिंकेज का मतलब है कि इट विल बी थ्रू एनी स्ट्रॉन्ग लिंकेज लाइक कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन के मुकाबले में कोवलेंट बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कोवलेंटली बॉन्डेड, जबकि ये दोनों वीकली अटैच होंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ चलें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो एक्टिवेटर है इट कैन बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक आयन, और यहां पर एक एग्जाम्पल आपको मैं कोट करूंगा, जैसे क्लोराइड आयंस हैं। क्लोराइड आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिलाइवरी एमाइलेज। तो इसलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछें
कि क्लोराइड आयन स्लेवरी एमाइलेज के लिए किसके तौर पर एक्ट करेगा, तो इट विल एक्ट एज द एक्टिवेटर। इसी तरह से एक और एग्जांपल कोएंजाइम की हम देख लेते हैं, दैट इज NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, दैट इज अ कोफैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डीहाइड्रोजिनेज। और ये हाइड्रोजन लेकर NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि NAD फॉर डीहाइड्रोजिनेज विल एक्ट एज द कोएंजाइम। और प्रोस्थेटिक ग्रुप की मैंने आपको अभी एग्जांपल दे दी थी कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के केस में जो साइटोक्रोम है ये उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जिसका मतलब ये है कि इट विल बी स्ट्रांगली और कोवलेंटली बॉन्डेड विद दिस एंजाइम। तो ये आपने कोफैक्टर्स की बेसिक डिटेल्स को याद रखना है। अब हम चलते हैं इसके रिलेशन की तरफ। आपने ये भी याद रखना है, जैसा कि मैंने बताया था कि जिन एंजाइम्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है उन एंजाइम्स को हम कहते हैं एपो एंजाइम्स। जब इनके साथ कोफैक्टर अटैच होगा तब ये प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करेंगे और इस फंक्शनिंग एंजाइम को हम कहेंगे हॉलो एंजाइम। तो इसलिए हॉलो एंजाइम हम किसको कहेंगे? एन एंजाइम विद अटैच्ड कोफैक्टर इज कॉल्ड हॉलो एंजाइम। और अगर आपसे पूछा जाए कि एपो एंजाइम किसको कहेंगे? एन एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। तो जब उसके साथ कोफैक्टर नहीं होगा अल्टीमेटली इट विल बी नॉन फंक्शनल, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। और जब उसके साथ कोफैक्टर अटैच्ड होगा तब ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि हॉलो एंजाइम इज द फंक्शनल एंजाइम, इट इज द एक्टिवेटेड एंजाइम, जबकि एपो एंजाइम को हम कहेंगे कि दिस इज नॉन फंक्शनल या नॉन एक्टिवेटेड एंजाइम। तो आई होप कि इस लेक्चर के अंदर आपको ये पता चल गया कि एंजाइम है क्या, इसकी कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन पार्ट के करैक्टर्स आपने पढ़े, नॉन प्रोटीन पार्ट के करैक्टर्स पढ़े, कोफैक्टर की टाइप्स आपने पढ़ी, फिर उसके बाद प्रोटीन पार्ट में एक्टिव साइट, बाइंडिंग, कैटालिटिक साइट आपने पढ़ी और एंड पर आपने एपो एंजाइम और हॉलो एंजाइम के बारे में पढ़ा है। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। आपने कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एज द प्रैक्टिस। यहां पर पहला क्वेश्चन जो आपके सामने मौजूद है उसको हम देख लेते हैं कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोस्ट ऑफ द इम्यूनो एसिड्स इन एन एंजाइम, अल्फा ऑप्शन है मेंटेन इट्स शेप, बीटा फॉर्म एक्टिव साइट, चार्ली इन्वॉल्व इन कैटालिसिस और डेल्टा रिकॉग्नाइज सबस्ट्रेट। तो जैसा कि आपको पता है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स किससे रिलेटेड हैं? एक्टिव साइट से रिलेटेड हैं। और आपने पढ़ा था कि एक्टिव साइट इज मेड ऑफ फ्यू ऑफ द अमीनो एसिड्स। तो यहां पर क्वेश्चन किसका पूछा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल और इन द एंजाइम मेंटेन इट्स ग्लोबुलर शेप। तो इसलिए हमारे मुताबिक इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अल्फा। और हमारे पास यहां पर भी करेक्ट ऑप्शन कौन सी आ रही है? अल्फा आ रही है, यानी मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स मेंटेन ग्लोबुलर शेप ऑफ द एंजाइम। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज ब्रोकन बाय। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। आपने पहले पढ़ा था कि जो बाइंडिंग साइट है इसका रोल होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के अंदर। बीटा पे है एक्टिवेटेड बाइंडिंग साइट, चार्ली पे है कैटालिटिक साइट, डेल्टा पे है एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की ब्रेकडाउन के अंदर कैटालिटिक साइट का रोल होगा, लेकिन कब? जब वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डेल्टा होना चाहिए, यानी एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट। और हमारे सामने भी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया? डेल्टा, एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, ये कोफैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सच एन ऑर्गेनिक कोफैक्टर, तो आपने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक दो हैं, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप, दैट इज लूजली अटैच्ड विद द एंजाइम। आपने पढ़ा था कि कोएंजाइम लूजली अटैच्ड होता है,
प्रोस्थेटिक ग्रुप स्ट्रांगली अटैच होता है। तो अल्टीमेटली हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से कि ये कौन सा कोफैक्टर होगा, दैट विल बी द कोएंजाइम। अब ऑप्शंस आप देख लें, अल्फा एक्टिवेटर, बीटा कोएंजाइम, चार्ली एपोएंजाइम, डेल्टा प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो आपका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? इट शुड बी बीटा। और यहां पर कंप्यूटर में भी हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है? बीटा, यानी कोएंजाइम। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, NAD इज एन एग्जांपल ऑफ, ये भी आपने अभी टॉपिक में पढ़ा है कि NAD इज अ कोएंजाइम फॉर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो इसलिए ये एग्जांपल NAD है, और कौन सा कोफैक्टर होगा? इट विल बी द कोएंजाइम। करेक्ट आंसर इसका बीटा होना चाहिए, और करेक्ट आंसर इसका बीटा ही है, यानी कि कोएंजाइम। थैंक यू। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे एंजाइम्स के कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टर्स की तरफ। हम देखेंगे कि इनके इंपॉर्टेंट कौन कौन से करैक्टर्स हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। तो इन करैक्टर्स की तरफ हम चलते हैं। इनमें से जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट करैक्टर आपने पढ़ा है, जो हम तमाम एंजाइम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो ये है कि ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। आपने पढ़ लिया था कि इनमें टर्शरी कन्फर्मेशन मौजूद होती है। दूसरा आपने पढ़ा है कि दीज एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के अंदर स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। तो एंजाइम्स भी क्योंकि कैटलिस्ट हैं, सो दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था कि कुछ एंजाइम्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड होता है, और इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर। सो फ्यू ऑफ द एंजाइम्स also require cofactor for their proper functioning। इसी तरह से मैंने आपको बता दी है कि these act as biological catalyst, और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम क्या होता है? बायोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करना, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को इनिशिएट नहीं करना। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि अगर एंजाइम्स ना हो तो रिएक्शंस फिर भी होंगे, लेकिन स्लो पेस पर होंगे, जिसकी वजह से लाइफ सरवाइव नहीं कर सकेगी। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? उन रिएक्शंस को जो स्लो होते हैं या हमारी बॉडी के अंदर उस टेम्परेचर के ऊपर पॉसिबल नहीं होते, एंजाइम्स उन रिएक्शंस को पॉसिबल बना देते हैं। सो दे एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस। अब क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, और आपने ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था कि ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू फाइब्रस प्रोटीन्स, तो इसीलिए आपने ये याद रखना है कि एंजाइम्स भी कंपैरेटिवली सेंसिटिव होते हैं टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। दे आर सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर, they are sensitive to change in pH, and similarly they also show response to change in substrate concentration। तो environmental changes के लिए ये sensitive होंगे। एंजाइम्स वर्क कैसे करते हैं इसकी डिटेल हम आगे भी चलकर पढ़ेंगे। यहां पर आपने अभी सिर्फ ये याद रखना है, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस और रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एंजाइम कैसे उसको कम करते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। एक और करैक्टर जो आपने याद रखना है कि ऑल द एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। जैसा कि आपको पता है कि पेप्सिन किस पर एक्ट करेगा, ओनली ऑन द प्रोटीन्स, तो हम कहेंगे कि पेप्सिन इज स्पेसिफिक फॉर द प्रोटीन्स। सिमिलरली आपने सुक्रेज एंजाइम को पढ़ा हुआ है कि विच विल एक्ट ओनली ऑन सुक्रोज, तो हम कहेंगे कि सुक्रेज इज स्पेसिफिक फॉर सुक्रोज। तो ये आपने याद रखना है कि ऑल द एंजाइम्स आर specific in nature, they will act on the specific substrate and they will give rise to specific product। इसलिए ये भी आपने करैक्टर साथ याद रखना है कि एंजाइम्स की वजह से जो एंड प्रोडक्ट्स हैं उनकी नेचर चेंज नहीं होगी, सबस्ट्रेट भी स्पेसिफिक रहेगा और प्रोडक्ट्स भी स्पेसिफिक ही प्रोड्यूस होंगी। लास्ट में आपने करैक्टर याद रखना है कि एंजाइम्स कैन बी इन द एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म।
अब काफ़ी सारी लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर हमें एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म में रखना होता है। अगर वो वहां पर एक्टिवेट हो जाए तो वो डैमेजिंग होगा। जैसे कि पेप्सिन को आप लोग पढ़ते हैं, पेप्सिन इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो अगर ये सेल के अंदर होगा, हमारे गैस्ट्रिक सेल्स के अंदर, तो इट विल रिमेन इन द इनएक्टिव फॉर्म, दैट इज पेप्सिनोजिन। और जब ये स्टोमिक की कैविटी में आएगा वहां पर आकर वो एक्टिवेट होगा। अगर ये सेल के अंदर एक्टिवेट हो जाए तो फिर इट विल बी डैमेजिंग। तो इसलिए इनएक्टिव फॉर्म होगी सेल के अंदर, जिसको हम पेप्सिनोजिन कहेंगे, और स्टोमिक के अंदर जब ये आएगा तो अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम पेप्सिन का नाम देंगे। पेप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म एंड पेप्सिनोजिन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ दिस एंजाइम। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे एंजाइम्स के मैकेनिज्म की तरफ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंजाइम्स, कि एंजाइम्स डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे वो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, हाउ दे हेल्प टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। तो आपने सबसे पहले तो इसका एक सिंपल मैकेनिज्म याद रखना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि एंजाइम और सबस्ट्रेट सबसे पहले कंबाइन करेंगे, बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम और प्रोडक्ट में। दिस इज द सिंपलेस्ट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन विच एंजाइम इज इन्वॉल्व। इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। ये आपके सामने एंजाइम प्रेजेंट है, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और इसके साथ इस सबस्ट्रेट ने आकर बाइंड करना है। तो सबस्ट्रेट जैसे ही आके बाइंड करेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, दिस कॉम्प्लेक्स विल बी कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। और आपने पढ़ा था कि किस वजह से, अल्टीमेटली ड्यू टू द कैटालिटिक साइट, बाइंडिंग साइट ने बाइंड करवाया, कैटालिटिक साइट ने उसको एक्टिवेट किया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, और उसके बाद ये प्रोडक्ट एंजाइम से रिलीज हो जाएगी एंड एंजाइम विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो प्रोडक्ट will leave the active site, leaving the actual enzyme behind। ये simplest mechanism है। हमारे सेल्स के अंदर काफी सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो इतने सिंपल नहीं होते। दे एग्जिस्ट ईदर इन द फॉर्म ऑफ चेन और साइकिल। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे दूंगा। आपने ग्लाइकोलिसिस को पढ़ा हुआ है, ग्लाइकोलिसिस इज अ चेन रिएक्शन। इसी तरह से आपने क्रेब्स साइकिल को पढ़ा है, इट इज अ साइक्लिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस। आपने फोटोसिंथेसिस में कैल्विन साइकिल को पढ़ा है, जहां पर काफी सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि इन चेन रिएक्शंस के अंदर या साइक्लिक रिएक्शंस के अंदर, नंबर 1, मल्टीपल एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड, और इन तमाम एंजाइम्स को कॉमनली हम रिलेट करते हैं मेम्ब्रेन्स के साथ। दे आर अटैच्ड कॉमनली विद द मेम्ब्रेन्स। और इन एंजाइम्स के दरमियान हैंड ऑन मैकेनिज्म मौजूद होता है। अब हैंड ऑन मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि एक एंजाइम ने एक सबस्ट्रेट को पकड़ा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, और वो प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम को हैंड ओवर हो जाएगी। वो प्रोडक्ट उस सेकंड एंजाइम का सबस्ट्रेट बनेगी, वो उसको एक और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, और उस प्रोडक्ट को थर्ड एंजाइम को हैंड ओवर कर देगा। जैसा कि रिले रेस के अंदर होता है कि एक ने दूसरे को बॉल पकड़ाई, स्टिक पकड़ाई, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और जब वो एंड पर पहुंचेगी तो फिर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर भी ये मैकेनिज्म इसी तरह से होता है। तो हम इस एक चेन रिएक्शन को भी देख लेते हैं कि इनमें एंजाइम्स कैसे वर्क करेंगे और इनका कंट्रोल किस तरह से होगा, कैसे इन रिएक्शंस को, प्रोसेसेस को रेगुलेट किया जा रहा होगा। तो ये आपके सामने सबसे पहला सबस्ट्रेट है,
ए, और इसको हम कहते हैं इनिशियल सबस्ट्रेट, या हम इसको कहते हैं प्रीकर्सर, यानी जो सबसे पहला सबस्ट्रेट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज प्रीकर्सर। दिस इज सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम 1। ये एंजाइम 1 का सबस्ट्रेट है। एंजाइम 1 ने इसको बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, और बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये हैंड ओवर कर देगा एंजाइम 2 को। तो अब ये जो बी है ये एंजाइम 1 की प्रोडक्ट है, और एंजाइम 2 के लिए ये सबस्ट्रेट कहलाएगा। ये एंजाइम 2 इसको कन्वर्ट कर देगा सी में, और हैंड ओवर कर देगा एंजाइम 3 को। अब ये सी एंजाइम 3 के लिए सबस्ट्रेट है, और एंजाइम 2 के लिए प्रोडक्ट। एंजाइम 3 इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा डी प्रोडक्ट में। इस डी प्रोडक्ट पर एक्ट करेगा एंजाइम 4, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा ई प्रोडक्ट में। अब ये जो लास्ट में प्रोडक्ट हमें मिलेगी इसको हम कहेंगे फाइनल प्रोडक्ट, या हम इसको कहेंगे एंड प्रोडक्ट। यानी आपने ये याद रखना है कि बी को अगर हम देखें तो बी इज एक्टिंग बोथ एज सबस्ट्रेट एंड एज प्रोडक्ट, सी इज एक्टिंग बोथ एज सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, डी इज एक्टिंग बोथ एज सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, और जो ई है दिस इज एक्टिंग ओनली एज द प्रोडक्ट। तो हम इसको इसलिए कहेंगे फाइनल प्रोडक्ट। और इसी तरह से जो ए है इट इज एक्टिंग ओनली एज द सबस्ट्रेट, तो इसको हम कहेंगे प्रीकर्सर। अब आपने ये याद रखना है कि इन रिएक्शंस में ये जो दरमियान के सब्सटेंसेस हैं, इन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इंटरमीडिएट्स। यानी 3 आपके सामने टर्म्स हो गई। पहली टर्म प्रीकर्सर की, जो इनिशियल सबस्ट्रेट है इसको प्रीकर्सर कहेंगे। उसके बाद आपके सामने आ गई फाइनल प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट, और तीसरी टर्म आपके सामने आ गई इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस की। अब ये तमाम के तमाम एंजाइम्स की इस एक्टिविटी को रेगुलेट भी कर रहे होते हैं, और उस रेगुलेशन के 2 बेसिक मैकेनिज्म्स आप यहां पर पढ़ेंगे। वन इज द फीडबैक इनहिबिशन एंड अदर इज द प्रीकर्सर एक्टिवेशन। अगर सपोज करें कि सेल के अंदर प्रीकर्सर की अमाउंट ज्यादा है, तो सेल को इसको ज्यादा तेजी से आगे कन्वर्ट करना चाहिए। अब उस केस में आपने याद रखना है कि अगर सेल में प्रीकर्सर की अमाउंट ज्यादा हो, दिस इंक्रीज्ड अमाउंट एक्ट्स एज एक्टिवेटर फॉर दीज एंजाइम्स। और एक्टिवेटर का काम क्या होता है? एंजाइम्स की एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देना, बढ़ा देना। तो इसीलिए जब भी प्रीकर्सर की अमाउंट ज्यादा होगी एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे, और इस एक्टिवेशन को हम कहेंगे प्रीकर्सर एक्टिवेशन। इसी तरह से आपने ये याद रखना है कि अगर फाइनल प्रोडक्ट सेल की रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, यानी सेल को वो कम रिक्वायर्ड है, प्रोड्यूस ज्यादा हो रही है, तो सेल कुछ देर के लिए उसकी प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर देगा। अब कैसे स्लो डाउन करेगा? कि दिस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट विल एक्ट एज इनहिबिटर फॉर एनी एंजाइम इन दिस चेन। और इनहिबिटर का काम क्या होता है? एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो कर देना, कम कर देना। इस इनहिबिशन को हम कहेंगे फीडबैक इनहिबिशन या एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। तो आपने ये याद रखना है कि इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर जो चेन की फॉर्म में हो रहे होते हैं या साइक्लिक फॉर्म में हो रहे होते हैं, इसमें एंजाइम्स किस तरह से वर्क करेंगे। और इसके साथ साथ आपने ये याद रखना है कि प्रीकर्सर एक्टिवेशन क्या है, प्रीकर्सर हम किसको कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन क्या है, फाइनल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट हम किसको कहेंगे, और उसके साथ साथ इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस हम किनको कह रहे होते हैं। अब इसी मैकेनिज्म को अगर हम आगे लेकर चलें तो 2 बेसिक मॉडल्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। वो मॉडल्स कौन कौन से हैं? वन इज द लॉक एंड की मॉडल एंड अदर इज द इंड्यूस फिट मॉडल। हम सबसे पहले लॉक एंड की मॉडल को देख लेंगे। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि 2 बेसिक चीजें हैं जिसको हमने डिस्कस करना है, लॉक एंड की। अब इस मॉडल की ये प्रेजेंटेशन आपके सामने है। According to this model, enzyme will act as a key,
और जैसे एक स्पेसिफिक की एक लॉक को ओपन करती है, इस मॉडल के मुताबिक भी एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ओपन कर देता है। अब मैकेनिज्म उसी तरह से होगा कि ये की लॉक के अंदर फिट होगी। लॉक हम किसको कह रहे हैं? सबस्ट्रेट को। की हम किसको कह रहे हैं? एंजाइम को। बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद ये लॉक ओपन हो जाएगा। लॉक ओपन होने का मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स में, और एंजाइम की फॉर्म में उसी तरह वापस आ जाएगा। इसको हम कह रहे हैं लॉक एंड की मॉडल। अब इस लॉक एंड की मॉडल के दो बेसिक पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एक पॉइंट तो वो ये कहता है कि एवरी एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एज देयर इज अ स्पेसिफिक की फॉर अ स्पेसिफिक लॉक। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो ये कहता है कि जब एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है तो एंजाइम की जो शेप है इट रिमेन्स अनचेंज्ड। अब यही इस मॉडल की डिस्क्रिपेंसी है, और इसी डिस्क्रिपेंसी को बेस बनाकर नेक्स्ट मॉडल प्रेजेंट किया गया था, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, एंजाइम इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर विच शोज चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसको हम ग्लव्स के साथ भी रिलेट करते हैं कि जैसे ग्लव्स अगर एक जगह पे पड़े हों, हम उसको हैंड पे पहनेंगे तो वो उस हैंड के मुताबिक अपनी शेप को अडॉप्ट कर लेगा। तो सेम इसी तरह से एंजाइम भी रिएक्शन के दौरान अपनी शेप को चेंज करता है और रिएक्शन के बाद अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाता है। तो इंड्यूस फिट मॉडल को हम देख लेते हैं कि ये मॉडल कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है। इस मॉडल के मुताबिक ये एंजाइम है हैविंग अ स्पेसिफिक एक्टिव शेप ऑफ द एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट की शेप है। ये इसके साथ सबस्ट्रेट्स हैं जिन्होंने बाइंड करना है। अब जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एक्टिव साइट की शेप चेंज हो गई, और इसी शेप के चेंज होने की वजह से एंजाइम एक्टिवेट होता है। एंजाइम एक्टिवेट होगा, वो इनको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद एंजाइम और एक्टिव साइट दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये इंड्यूस फिट मॉडल है। इस मॉडल के मुताबिक जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर फिट होता है, एडजस्ट होता है, तो इट कॉजेस चेंज इन द शेप ऑफ द एंजाइम। इस चेंज को हम कहते हैं इंडक्शन, और इस चेंज को फिर रिवर्ट करने के लिए और अपने आप को ओरिजिनल फॉर्म में ले जाने के लिए एंजाइम ये रिएक्शन करवा देता है, यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देता है। अब आपने इसी के साथ इनका कंपैरिजन भी याद रखना है। पेपर के अंदर क्वेश्चन वुमन कंपैरिजन बेस्ड आता है। आपके सामने ये दोनों डायग्राम्स आ गई, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल, और इनके कंपैरिजन में आपने ये चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि लॉक एंड की मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय एमिल फिशर एंड इंड्यूस फिट मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय कोशलैंड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि बोथ मॉडल्स एक्सप्लेन दैट एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। तो स्पेसिफिसिटी इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो इस पे आती है। यानी लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, इट डज नॉट शो एनी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, जबकि इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एंजाइम इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड इट शोज चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। और लास्ट में आपने इसी चीज को रिलेट कर देना है, यानी इस मॉडल के मुताबिक रिएक्शन के दौरान एंजाइम की शेप चेंज नहीं होगी, जबकि इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक रिएक्शन के दौरान एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी। जी, एंजाइम्स के मैकेनिज्म के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के रोल को। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपने सबसे पहले तो ये समझना है कि एक्टिवेशन एनर्जी हम कहते किसको हैं और इसका क्या रोल होगा। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है, दिस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट्स, या आप कह सकते हैं कि ये वो एनर्जी है
जो रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में दिस एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट्स एज बैरियर फॉर द केमिकल कंपाउंड्स, और जब तक वो केमिकल कंपाउंड्स उस बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। अब दो ऑप्शंस हो सकती हैं कि या तो हम उन केमिकल कंपाउंड्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दें जिससे वो ज्यादा स्पीडीली मूव करके बैरियर को क्रॉस कर जाएं, या दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि हम उस बैरियर को कम कर दें, और एंजाइम्स क्या करते हैं ये उसी बैरियर को कम कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहां पर आपने इस ग्राफ की मदद से इसको याद रखना है, इसको समझना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और एंजाइम्स किस तरह से इसको कम करने में इन्वॉल्व होते हैं। ये आपके सामने रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं, देयर आर टू रिएक्टेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये आपके सामने प्रोडक्ट प्रेजेंट है दैट इज H2CO3, और हमने ये देखना है कि इन रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। अब जनरली अगर आप देखें तो जो प्रोडक्ट्स हैं ये रिएक्टेंट्स के मुकाबले में लो एनर्जी लेवल पर मौजूद हैं, लेकिन इनको इसमें कन्वर्ट होने के लिए इस बैरियर को क्रॉस करना है। अब ये जो बैरियर है ये हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर एंजाइम नहीं होगा तो रिएक्टेंट ने पहले इस बैरियर को क्रॉस करना है, इस ट्रांजिशन के स्टेट पे पहुंचेगा और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। अब एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम इस बैरियर को लो कर देते हैं, ठीक है। लाइक यहां पर हम ये देख रहे हैं कि दिस इज विदाउट एंजाइम, दिस इज विद एंजाइम। तो अगर एंजाइम प्रेजेंट होगा तो ये बैरियर कम हो जाएगा और अब इस रिएक्टेंट को इस लोअर बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना है। तो अब इसलिए आपने ये याद रखना है यहां पर दो चीजें कि ये वो अमाउंट होगी एनर्जी की, एक्टिवेशन एनर्जी की, जिसको एंजाइम ने कम किया है। यानी आप कह सकते हैं कि दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन, और यहां पर ये वो एनर्जी है जो एंजाइम की वजह से कम हो गई है। तो ये आपके सामने मौजूद है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद द एंजाइम, ठीक है। ये हम इस अमाउंट को कह रहे हैं, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट द एंजाइम, और ये वो ओवरऑल एनर्जी है दैट विल बी रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। हम उस रिएक्शन को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं जहां पे प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट के मुकाबले में लोअर एनर्जी लेवल पर मौजूद हैं। तो अगेन इसको हम देख लेते हैं, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है बाय ओवरपासिंग दिस एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो एनर्जी की अमाउंट है जो रिलीज होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये वो एनर्जी की अमाउंट है एक्टिवेशन एनर्जी जो एंजाइम के बगैर रिक्वायर्ड है, और ये वो एक्टिवेशन एनर्जी है जो एंजाइम के साथ रिक्वायर्ड है। तो एंजाइम्स ने क्या रोल प्ले किया है, दे हेल्प द रिएक्टेंट्स टू ओवरकम दिस बैरियर, दे लोअर्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, और जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना वो रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा था कि जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, उन रिएक्शंस को भी पॉसिबल बना देते हैं जो जनरली इम्पॉसिबल होते हैं या जो नॉर्मली हमारी बॉडी कंडीशंस के ऊपर प्रोसीड नहीं हो रहे होते। जी डियर स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर हम उन डिफरेंट फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि एंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दे आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, और यहीं से आपने ये याद रखना है कि कोई भी फैक्टर जो एंजाइम की कंपोजिशन को इफेक्ट करता है या एंजाइम की शेप को इफेक्ट करता है,
इट विल इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। तो उन फैक्टर्स को हमने यहां पर देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की कंपोजिशन को, शेप को, उनके बॉन्ड्स को इफेक्ट करते हैं, और इसका मतलब ये होगा कि वो एंजाइम की ओवरऑल फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं। इनमें सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास मौजूद है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने का मतलब है कि वी आर इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ इलास्टिक कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और सेम इसी तरह टेम्परेचर को लो करने से होगा अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर एक टर्म हम पढ़ते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर की। ऑप्टिमम टेम्परेचर, हम उस टेम्परेचर को कहेंगे जहां पर एंजाइम फुली फंक्शनल होगा, यानी टेम्परेचर एट विच एंजाइम विल बी फुली फंक्शनल विल बी द ऑप्टिमम टेम्परेचर। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन बॉडी के मेजॉरिटी एंजाइम्स को देखें तो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑलमोस्ट बॉडी टेम्परेचर के बराबर होगा, यानी 37 से 40 के करीब ये टेम्परेचर मौजूद होगा। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 के अराउंड होता है, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इन आवर बॉडी वर्क ऑप्टिमली एट दिस टेम्परेचर। तो हम यहां पर ग्राफ के अंदर इसी के कंपैरिजन में देखेंगे कि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें या इंक्रीज करें तो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो आपने ये चंद एक इफेक्ट्स को यहां पर याद रखना है। ये हमारे पास मौजूद है, दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर वैल्यू फॉर द एंजाइम। जैसा कि मैंने कहा है कि अगर ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस के केस में आप कंसीडर कर सकते हैं सपोज 37 डिग्री सेल्सियस को एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर वैल्यू। अब यहां पर आपने दो तीन चीजें याद रखनी है कि सपोज करें कि अगर टेम्परेचर इस लेवल पर है, यानी काफी लो है, और हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं अप टिल द ऑप्टिमम वैल्यू, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब यह है कि वी आर प्रोवाइडिंग हीट और वी आर प्रोवाइडिंग एनी सोर्स जो टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। तो अगर हीट प्रोवाइड करें तो हीट इज द सोर्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान कोलिजन्स इंक्रीज होते जाएंगे और उसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। ये एक्टिविटी मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जहां पे एंजाइम मैक्सिमली फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। अब आपने इसको रिवर्स में भी याद रख लेना है कि अब अगर हम टेम्परेचर ऑप्टिमम से कम करते हैं तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होती जाएगी। क्यों कम होगी? रीजंस आपके सामने है, ड्यू टू डिक्रीज इन द एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी एंड डिक्रीज इन इलास्टिक कोलिजन्स। और अगर ये टेम्परेचर पहुंच जाता है फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपने याद रखना है कि यहां पर एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, डीनेचर नहीं होगा। इनएक्टिव इज द रिवर्सिबल चेंज, यानी अगर टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी भी दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। अब आ जाएं इस तरफ कि अगर हम टेम्परेचर को ऑप्टिमम वैल्यू से इंक्रीज करते हैं एंड इफ देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तो इसकी वजह से क्या होगा? एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब ये क्यों डिक्रीज होगी? ड्यू टू इंक्रीज्ड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। इन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की वजह से सबस्ट्रेट और एंजाइम प्रॉपरली बाइंड नहीं कर सकेंगे, तो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर इस टेम्परेचर के अंदर एक्सट्रीम चेंज होती है, यानी टेम्परेचर बिकम्स एक्सट्रीमली हाई, तो इस एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के ऊपर आपने याद रखना है कि एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर होने का मतलब यह है कि देयर विल बी कंप्लीट फंक्शनल लॉस ऑफ द एंजाइम, यानी इसके बाद अगर टेम्परेचर नॉर्मल भी हो जाता है तो एंजाइम नॉर्मल नहीं होगा। अब ये क्यों डीनेचर होगा? ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द बॉन्ड्स इन द एंजाइम।
और आपने याद रखना है कि जो बॉन्ड टेम्परेचर के लिए मोस्ट सेंसिटिव है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ब्रेक होने की वजह से एंजाइम डीनेचर हो जाता है। तो आपने यहां पर देखा है ऑप्टिमम टेम्परेचर को, और हमने साथ ये देखा है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से कम करने से एंजाइम की एक्टिविटी किस तरह से चेंज होती है। अब हम चलते हैं एक और फैक्टर की तरफ, दैट इज पीएच। और पीएच के इफेक्ट को हम देखेंगे कि एंजाइम्स पर क्या होगा। टेम्परेचर के लिए तो हमने कहा था कि हमारी बॉडी का बॉडी टेम्परेचर तमाम एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, लेकिन पीएच के केस में ये ऑप्टिमम वैल्यू ऑर्गन टू ऑर्गन वेरी करती है। यहां पर भी आपने याद उसी तरह रखना है कि ऑप्टिमम पीएच हम किसको कहेंगे, पीएच एट विच एंजाइम शोज इट्स मैक्सिमम फंक्शन। और एंजाइम्स के लिए ये ऑप्टिमम पीएच वेरी करती जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्टोमिक के अंदर एसिडिक कंटेंट्स मौजूद होता है, तो इसलिए जो स्टोमिक के एंजाइम्स होंगे दे विल कॉमनली एक्ट ऑन द एसिडिक पीएच, यानी लो पीएच के ऊपर काम करेंगे। इसी तरह से हमारी इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स अल्कलाइन मीडियम के अंदर वर्क करते हैं, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए उनकी ऑप्टिमम पीएच पेप्सिन से डिफरेंट होगी। तो हम कुछ एग्जांपल्स को लेते हुए इस ऑप्टिमम पीएच के रोल को डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने 3 एंजाइम्स हैं। वन इज द पेप्सिन दैट वर्क्स इन स्टोमिक, एमाइलेस बकल कैविटी में भी प्रोड्यूस होता है और इंटेस्टाइन में भी होता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज होगा। लाइपेज भी डिफरेंट लोकेशंस पे प्रोड्यूस होता है। हमारा यहां पर मेन फोकस पेप्सिन के ऊपर होगा। पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच 2 के अराउंड होती है, तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि इस 2 पीएच के ऊपर इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी होगी, ये मैक्सिमली फंक्शन परफॉर्म करेगा। और यहां पर आपने याद रखना है कि अगर पीएच को ऑप्टिमम वैल्यू से हम कम करें या ज्यादा करें और इसमें स्लाइट चेंज हो तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। अब ये डिक्रीज किस वजह से होगा, ड्यू टू इफेक्ट ऑन आयोनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट और एंजाइम, क्योंकि एक्टिव साइट पे चार्जेस मौजूद होते हैं, सबस्ट्रेट के ऊपर भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, और जब हम पीएच को चेंज करेंगे स्लाइटली तो ये चार्जेस डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन इफेक्ट होगी और सबस्ट्रेट और एंजाइम प्रॉपरली बाइंड नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर पीएच को हम एक्सट्रीमली लो कर दें या एक्सट्रीमली हाई पे ले जाएं तो तब आपने याद रखना है कि एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। और अगेन एंजाइम क्यों डीनेचर होगा, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एनी केमिकल बॉन्ड जो दोबारा नहीं बन सकता। और यहां पर आपने याद रखना है कि पीएच के लिए जो बॉन्ड सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है एंजाइम्स के अंदर दैट इज द आयनिक बॉन्ड। तो इसलिए एक्सट्रीमली लो पीएच के ऊपर या एक्सट्रीमली हाई पीएच के ऊपर ऑप्टिमम के मुकाबले में एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। और क्यों डीनेचर होगा, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। जी, अब हम कुछ एंजाइम्स की पीएच वैल्यूज को देख लेते हैं एज द एग्जाम्पल। और यहां पर आपने 2 बेसिक चीजें याद रखनी है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे जो एसिडिक मीडियम में वर्क करेंगे, कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे जो बेसिक मीडियम में वर्क करेंगे, और कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे जो न्यूट्रल पीएच पर वर्क करेंगे। ये आपके सामने लिस्ट उन तमाम एंजाइम्स की है विच विल वर्क ऑन द एसिडिक मीडियम, जिसका मतलब यह है कि इनकी पीएच 7 से कम होगी। उसमें पेप्सिन है, सुक्रेज है, इन्वर्टेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज जो कैस्टर ऑयल के अंदर मौजूद होता है, एमाइलेज जो माल्ट पे एक्ट करता है, एंटेरोकाइनेज, माल्टेज, स्लेवरी एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, ये साथ साथ आपके सामने पीएच वैल्यूज प्रेजेंट हैं, मूविंग फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू टू द हायर वैल्यू। और ये वो एंजाइम्स हैं जो एसिडिक मीडियम में या 7 से बिलो वर्क कर रहे होंगे। इसी तरह आपने
इस लिस्ट के अंदर इन एंजाइम्स को भी याद रखना है विच वर्क ऑन द न्यूट्रल और द अल्कलाइन मीडियम, यानी 7 या 7 से अबव पीएच के ऊपर काम कर रहे होंगे। इनमें जो कॉमन एग्जांपल्स आपने याद रखनी है उसमें यूरिएस, कैटालेस, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक लाइपेज और आर्जिनेस, ये वो एंजाइम्स हैं विच विल वर्क ऑन द पीएच ऑफ 7 और मोर देन 7। अब हम चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ जो इस एंजाइम की एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो है एंजाइम की कंसंट्रेशन। इसका ग्राफ हम इस तरह से बनाते हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये ग्राफ हम उस सूरत में इसको ड्रॉ करेंगे जब हमारे पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड कंसंट्रेशन में मौजूद है। यानी इसका मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट इज मोर देन एंजाइम। तो आपने ये याद रखना है कि अगर सबस्ट्रेट की अनलिमिटेड कंसंट्रेशन है तो जैसे जैसे हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा डायरेक्ट रिलेशन के अंदर। और इसकी रीजन क्या होगी? बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स। इनके एंजाइम बढ़ाने का मतलब क्या है? वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स। तो जैसे जैसे एक्टिव साइट्स बढ़ती जाएंगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। तो आपने एक तो ये रिलेशन याद रखना है एंजाइम कंसंट्रेशन का। इसी तरह से अगर हम आए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की तरफ, इसके ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी और इसके अंदर आपने 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। उन 3 बेसिक पॉइंट्स को मैं यहां पर लेबल कर देता हूं। दिस इज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 का मतलब यह है कि सबस्ट्रेट इज लेस देन एंजाइम। अगर सबस्ट्रेट एंजाइम से कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि कई एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स वेकेंट होंगी, कई एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स यूज नहीं हो रहे होंगे। तो इसीलिए अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। सो ये रेट ऑफ रिएक्शन किस कंडीशन में बढ़ रहा होगा? अगर सबस्ट्रेट लिमिटेड कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद है, यानी सबस्ट्रेट एंजाइम से कम है। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर फर्दर सबस्ट्रेट को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ सैचुरेशन। स्टेट ऑफ सैचुरेशन का मतलब यह है कि अब सबस्ट्रेट और एंजाइम बराबर हो गए हैं, यानी अब किसी एंजाइम की एक्टिव साइट वेकेंट नहीं है जिसको यूज किया जा सके। तो इस स्टेज पर जाकर इससे ऑनवर्ड ये जो कर्व है ये स्ट्रेट हो जाएगी। अब इसका मतलब यह है कि इस स्टेज से आगे अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो आपने एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों में एक चीज याद रखनी है कि जिसकी अमाउंट कम होगी उसको इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। यानी अगर सबस्ट्रेट एंजाइम से कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ेगा? बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट। इसी तरह अगर एंजाइम सबस्ट्रेट से कम है तो किसको बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा? अल्टीमेटली एंजाइम को बढ़ाने से। सो सिंपल फार्मूला आपने याद रखना है कि जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जो लिमिटेड कंसंट्रेशन के अंदर होगा, उसकी अमाउंट इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब हम इन फैक्टर्स से रिलेटेड चंद क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपने प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, एट विच कंडीशन एंजाइम वुड बिकम इनएक्टिव rather than becoming denatured। तो हमने पढ़ा था कि लो टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाता है। हमने पढ़ा था कि लो पीएच पर डीनेचर हो जाता है, हाई पीएच पर भी डीनेचर हो जाता है। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि हाई टेम्परेचर पर डीनेचर, हाई पीएच पर डीनेचर, लो पीएच पर डीनेचर और लो टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? बीटा, एंड बीटा इज द करेक्ट
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दिस एंजाइम वर्क्स एट हाईली एसिडिक मीडियम। अब अगर एक एंजाइम 2 pH पे काम कर रहा है वो भी एसिडिक मीडियम है, अगर 6 pH पर काम कर रहा है वो भी एसिडिक मीडियम है, लेकिन जो 2 पे काम कर रहा होगा हम कहेंगे कि हाईली एसिडिक है, और जो 6 पे काम कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि कंपैरेटिवली लेस एसिडिक है। और आपने लिस्ट के अंदर पढ़ा था कि जो एंजाइम्स में लोएस्ट पीएच आपने इन तमाम एंजाइम्स में से किसी भी एंजाइम की पढ़ी है वो पेप्सिन की पढ़ी थी, दैट इज अराउंड 2 के नज़दीक नज़दीक ये होती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर अल्फा होगा, यानी दिस इज द एंजाइम विच वर्क्स एट हाईली एसिडिक मीडियम। जी डियर स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं वो एंजाइम इनहिबिटर्स का है। आपने सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को याद रखना है। इनहिबिटर हम किसको कहते हैं? एनी केमिकल सब्सटेंस दैट टेम्परेरीली और परमानेंटली ब्लॉक्स एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, लाइक सर्टेन एंटीबायोटिक्स एक्ट एज इनहिबिटर्स फॉर द एंजाइम्स। इसी तरह से डिफरेंट एंटी मेटाबोलाइट्स, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं जो एंजाइम्स को रेगुलेट करते हैं, उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। इसी तरह से सायानाइड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइजन्स, दीज एक्ट एज एंजाइम इनहिबिटर्स। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। अब हम चलेंगे इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ कि हम इन इनहिबिटर्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं। आपने 2 तरह की क्लासिफिकेशंस को यहां पर याद रखना है। एक क्लासिफिकेशन है जिसमें हम 2 ग्रुप्स बनाते हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। नाम से हमें पता चल रहा है, इरिवर्सिबल जिनके एक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते, यानी इनकी इनहिबिशन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। और रिवर्सिबल हम किनको कहेंगे? जहां पर इनहिबिशन को रिवर्स किया जा सकता है। अब इनकी इनहिबिशन को हम रिवर्स क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे परमानेंटली ब्लॉक द एंजाइम। ये परमानेंट इनहिबिशन कॉज करेंगे। इनके एक्शन को हम क्यों रिवर्स कर सकते हैं? क्योंकि ये एंजाइम को टेम्परेरीली ब्लॉक करते हैं। अब ये परमानेंटली ब्लॉक क्यों करेंगे? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सम स्ट्रॉन्ग लिंकेज लाइक कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये उसको ब्लॉक करेंगे, एक्टिविटी रिवर्स नहीं होगी। यहां पर टेम्परेरी ब्लॉकेज क्यों हो रही है? बिकॉज दिस विल बी अटैच्ड थ्रू एनी वीक लिंकेज, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको वापस ब्रेक किया जा सकता है, और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड या वीक लिंकेज ब्रेक होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी रिवर्ट हो जाएगी। एक और क्लासिफिकेशन जो हम एंजाइम्स के लिए यूज करते हैं वो कौन सी है? कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन। कंपेटिटिव के नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें ये इनहिबिटर किसी चीज को कंपीट कर रहा होगा, और वो क्या चीज होगी? वो होगा सबस्ट्रेट। यानी इस केस में जो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर है दे विल बी इन कंपटीशन। और नॉन कंपेटिटिव का मतलब ये है कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में एज सच कोई कंपटीशन नहीं होगा। अब ये क्यों होगा कंपटीशन, उसको हम देखेंगे। कंपेटिटिव इनहिबिटर्स हम उनको कहते हैं दैट ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और ये एक्टिव साइट वही जगह है जहां पर सबस्ट्रेट ने जाकर लगना है। तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करने के लिए कंपटीशन होगा। जो कंपटीशन में विन करेगा वही एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स अटैक ऑन अदर साइट्स ऑफ द एंजाइम, और इसमें आपने एक एग्जांपल याद रखनी है एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स की। कुछ एंजाइम्स के अंदर एक्टिव साइट के अलावा एक और रेगुलेटरी साइट प्रेजेंट होती है, इस साइट को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो अगर कोई इनहिबिटर उस एलोस्टेरिक साइट को जाकर ऑक्यूपाई करता है और एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है,
तो ऐसे इनहिबिटर को हम कहेंगे नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। तो इसलिए आपने याद रखना है कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। अब यहां पर एक और चीज कि इस इनहिबिटर ने एक्टिव साइट को क्यों ऑक्युपाई किया है, क्योंकि दिस इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट। तो अगर वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है तो एंजाइम को कैसे ब्लॉक कर सकता है? डायरेक्टली बाय ऑक्युपाइंग द एक्टिव साइट। यहां पर ये एक्टिव साइट पर क्यों अटैक नहीं कर रहा? बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली डिसिमिलर टू द सबस्ट्रेट। लास्ट में आपने ये याद रखना है कि कंपेटिटिव नॉन कंपेटिटिव अगर इनहिबिशन है रिवर्सिबल, यानी हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसका एक एक तरीका आपने याद रखना है। जो कंपेटिटिव इनहिबिशन है या कंपेटिटिव इनहिबिटर है, इट्स एक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान कंपटीशन होता है। तो अगर सबस्ट्रेट ज्यादा होगा तो वो बाइंड करेगा, अगर इनहिबिटर ज्यादा होगा तो वो बाइंड करेगा। जबकि नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन के केस में इसके एक्शन को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द एंटीडॉट, यानी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो इनहिबिटर के साथ जाके रिएक्ट करेगा और एंजाइम से उसकी बॉन्डिंग को ब्रेक करवाएगा। जैसे ही वो इनहिबिटर एंजाइम से अलहदा होगा, एंजाइम वापस अपनी ओरिजिनल फंक्शनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर हम इनकी कुछ एग्जाम्पल्स को डायग्रामेटिकली देख लेंगे कि कंपेटिटिव नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन क्या होती है, और इसी के साथ साथ एक और इनहिबिशन के टाइप को भी हम डिस्कस करेंगे जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो है फीडबैक इनहिबिशन। आपने याद रखना है कि दिस एंजाइम इनहिबिशन कैन बी बेनिफिशियल, कैन बी हार्मफुल। लाइक अगर पॉइजन्स हैं, सायानाइड्स हैं, ये एंजाइम्स को इनहिबिट करें तो ये हार्मफुल होगी। लेकिन अगर एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम ड्रग्स के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, ये बेनिफिशियल इनहिबिटर्स होंगे। इसी तरह से डिफरेंट मेटाबोलाइट्स जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं, वो भी बेनिफिशियल इनहिबिशन होगी। तो यहाँ पर हम इन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। इसमें जो एक एग्जाम्पल हमारे सामने सबसे पहले है वो कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव की, इसको आपने डायग्रामेटिकली समझ लेना है। कंपेटिटिव इनहिबिटर हम किसको कहते हैं? उस इनहिबिटर को दैट रिएक्ट्स विद द एंजाइम इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, यानी अगर वो सबस्ट्रेट की बजाय इस एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर ले तो ऐसी इनहिबिशन को हम कहेंगे कंपेटिटिव इनहिबिशन। दूसरी तरफ अब ये आपके सामने एक और साइट प्रेजेंट है, एलोस्टेरिक साइट। तो अगर कोई इनहिबिटर एक्टिव साइट की बजाय इस एलोस्टेरिक साइट पर आकर अटैच हो तो हम इसको कहेंगे नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स क्या हैं? नॉन कंपेटिटिव हैं। और ये क्या करते हैं? ये बाइंड करके ये भी एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देते हैं। अब डायरेक्ट ये एक्टिव साइट को ऑक्युपाई नहीं कर रहे, लेकिन जब ये बाइंड करेंगे तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स होंगी और उसकी वजह से एंजाइम की शेप भी चेंज होगी, एक्टिव साइट की शेप भी चेंज होगी। और इस शेप चेंज होने की वजह से ये सबस्ट्रेट अब एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकेगा। तो ये आपने क्लियर रखना है कि कंपेटिटिव नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन किस तरह से होती है। ये एक एग्जांपल आप देख लें कंपेटिटिव इनहिबिशन की। हमारे पास एक एंजाइम मौजूद है, इस एंजाइम को हम कह रहे हैं सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस। ये इसका सबस्ट्रेट है सक्सिनेट विच हैज अ प्रॉपर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स। ये इस एंजाइम के साथ आकर बाइंड करेगा तो बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी सक्सिनेट और सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस का कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद ये एंजाइम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। प्रोडक्ट होगी फ्यूमरेट और फ्यूमरेट बाहर निकल जाएगी, एंजाइम वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगेन हमारे पास यही एंजाइम है, यानी सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस, और ये एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम मेलानोट कह रहे हैं, मेलानिक एसिड भी इसको कहते हैं। दिस मेलानिक एसिड इज स्ट्रक्चरली सिमिलर
टू सक्सीनेट, और इस स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की वजह से ये आके एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, लेकिन जो कैटालिटिक साइट है वो एक्टिवेट नहीं होती, यानी एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया, बट दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। तो इसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपेटिटिव इनहिबिशन। और इसी तरह से फीडबैक इनहिबिशन को आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि लाइक दिस इज द इनिशियल सबस्ट्रेट थ्रियोनिन, ये इनिशियल रिएक्टेंट है और ये एक चेन के थ्रू कन्वर्ट हुआ ए में, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में, और अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो गया फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, दैट इज आइसोल्यूसिन। ये एंड प्रोडक्ट है। अब जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि ये एंड प्रोडक्ट इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को भी रेगुलेट कर रही होती है, यानी अगर सेल के अंदर इस आइसोल्यूसिन का लेवल राइज हो जाए तो ये क्या करेगा, एलोस्टेरिक साइट पर जाकर बाइंड करेगा एंजाइम 1 के ऊपर और एंजाइम 1 की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। अब अल्टीमेटली जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो ए प्रोड्यूस नहीं होगा, बी भी नहीं होगी, सी भी नहीं होगी, डी भी नहीं होगी, इसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो इस इनहिबिशन को, जिसमें ये फाइनल प्रोडक्ट किसी भी एंजाइम को इनहिबिट करती है थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म, इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए इन इनहिबिटर्स के टॉपिक में से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, एन इनहिबिटर दैट टेम्परेरीली ब्लॉक्स एक्टिव साइट इज। आपने 2-3 चीजें याद रखनी है। टेम्परेरीली का मतलब है कि रिवर्सिबल होगा, और एक्टिव साइट को ब्लॉक करने का मतलब है कंपेटिटिव होगा, यानी जो भी एक्टिव साइट पे अटैक करेगा उसको कंपेटिटिव कहेंगे। जिसके एक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं, जो टेम्परेरीली ब्लॉक कर रहा है, उसको रिवर्सिबल कहेंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसका आंसर होना चाहिए रिवर्सिबल कंपेटिटिव इनहिबिटर, और इसका करेक्ट आंसर बीटा ही है, यानी रिवर्सिबल कंपेटिटिव इनहिबिटर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने अभी एग्जांपल में पढ़ा था मेलानॉट इज डैश इनहिबिटर ऑफ सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। ये भी आपने पढ़ा था कि दिस मेलानॉट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सक्सीनेट, और ये एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करता है, और इसीलिए एक्टिव साइट का मतलब है कि दिस विल बी अ कंपेटिटिव इनहिबिटर। करेक्ट आंसर इसका अल्फा होना चाहिए, एंड अल्फा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।